लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। फेस टू फेस में आज हम मुलाकात करेंगे शिवसेना के सचिव और विधायक विनायक राउत साहब से, जिनसे बातें होंगी शिवसेना पर, बातें होंगी वर्तमान राजनीति की, बातें होंगी मुंबई और महाराष्ट्र सहित पूरे देश की। आपका बहुत बहुत स्वागत है राउत साहब। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत। राउत साहब, जैसा हम कह रहे थे कि बात हम आपसे शिवसेना की भी करेंगे, जनता की भी करेंगे, मुंबई की भी करेंगे। आप नगर सेवक भी रहे, विधायक भी रहे, विधान परिषद में भी रहे। क्या अनुभव देख रहे हैं मुंबई शहर को लेते, और कैसा देखते हैं, किस जगह पर पा रहे हैं आप खुद को और अपने माध्यम से शिवसेना को? आप शिवसेना की बात करें, आज बाला साहब जाने के बाद 1 बरस तो पूरा हो चुका है, लेकिन बाला साहब जाने के बाद भी शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना मुंबई के साथ पूरे महाराष्ट्र में एक अच्छी ताकत में खड़ी हो रही है। और पिछले 1 बरस में जितने भी चुनाव हुए, ये सारे चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे शिवसेना की जीत हुई है। ये साबित हो रहा है कि शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व एक सफल नेतृत्व है और उनके नेतृत्व में हम शिवसेना की आगे की रणनीति चालू कर रही है। मुंबई के बारे में अगर बोले जाए तो मुंबई में भी शिवसेना बड़ी ताकत है शिवसेना की। मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति शासन करी है पिछले 20 बरस से, और मुंबई जैसे एक बड़े शहर को एक जो शहर में ज़्यादा से ज़्यादा समस्या निर्माण करने का काम बढ़ती लोक संख्या ने किया है, आज के शासनकर्ता ने किया है। लेकिन तो भी इतनी बड़ी मुंबई को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, मुंबई वासियों को सही तरीके से पानी देना, रास्ते देना, साफ सफाई रखना, कचरा न हो इसकी जानकारी लेना, ये सारे जगह पे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के महापालिका का जो शासन है भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। और मुंबई को एक अलग रूप देने का प्रयास शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे जो दे रहे उनकी संकल्पना से, उसके माध्यम से मुंबई में एक अच्छा शासन और प्रशासन शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के रूप में दिख रहा है। बात जब आती है शिवसेना के शासनकाल की, तो एक कार्यकाल के बाद वो क्या कारण रहे कि जनता ने दोबारा मौका देना उचित नहीं समझा? वो क्या कारण रहे? कभी आत्मचिंतन हुआ हो आपकी पार्टी में? मजबूरियां भी हो सकती है, बेमेल के गठबंधन की भी बात होती है अक्सर कि कांग्रेस राष्ट्रवादी एक दूसरे के खिलाफ लड़कर भी दोनों ने सत्ता में के लिए भागीदारी कर ली और फिर मिलकर भी चुनाव लड़ने की। लेकिन वो चीज़ें क्या रहीं? वो आत्मचिंतन से कोई चीज़ तो निकली होगी कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में नहीं आने देना चाहा जनता ने। उस वक्त ऐसा हुआ था कि पूरा कार्यकाल होने के पहले 6 महीना पहले इलेक्शन हुआ, चुनाव लेने का जो निर्णय लिया, दुर्भाग्य से उसके वजह से भारी नुकसान सहन करना पड़ा। और शिवसेना भारतीय राज्य जब युति शासन काम कर रहे थे पूरे महाराष्ट्र में, तो आप विकास के रूप में अगर देखें तो कांग्रेस की जो पिछले 25-30 वर्ष की जो शासन कांग्रेस का शासन और युति शासन का 5-4.5 वर्ष का कार्यकाल, इसमें अगर तुलना आप करें तो डेफिनेटली युति शासन में जनताभिमुख जो काम करना चाहिए, लोगों के लिए जो विकास होना चाहिए, लोगों के लिए जो विकास जिस तरह का पसंद है वो काम होना चाहिए, वो काम करने की जिम्मेदारी शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में, उनके आदेशों से उस वक्त युति शासन ने पूरा किया। जब इलेक्शन आया उसके पहले ही जो कई जगह पे में हो सकती जो समन्वय नहीं था, कुछ आपस में लोकल स्तर के ऊपर आप कार्यकर्ता में आपस में उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें भारी नुकसान सहन करना पड़ा। लेकिन मेरे ऊपर युति शासन ने महाराष्ट्र में जो काम किया वो अगर देखें तो कांग्रेस राज करने का अधिकार महाराष्ट्र में नहीं। दुर्भाग्य से हम लोग फिर चुन के नहीं आए। उसका कारण जैसे मैंने अभी बताया कि स्थानिक स्तर पे आपने जो दोनों पक्ष के कार्यकर्ता में जो मिलावट होनी चाहिए थे, एक समन्वय होना
चाहिए था वो सही तरीके से हुआ नहीं। ये पूरे घटनाक्रम के बाद परिस्थितियां जिस तरह से बदली, अब लगने लगा कि कुछ योजनाएं, कुछ कार्यकाल के कुछ नेताओं के काम, कुछ भ्रष्टाचार, बहुत सारी चीजें ऐसी रही जिससे लोगों को लगा कि अब इस युति से छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन आपकी तरफ से पर्याय के रूप में जितना तेजी से बढ़ना चाहिए था आप लोगों की तरफ से, वो लोगों को उम्मीद जगाने के बाद में भी पूरी नहीं हो पाई। तो अब कुछ पिछली गलतियों से सीख मिली है, कुछ सुधार आया है, आपस में समन्वय की बात हो या फिर जनता के हितों की बात को लेकर सरकार के विरोध में खड़े रहने की बातें हो, वहाँ उस स्तर तक कहाँ तक पहुँच पाए हैं आप लोग? कोई भी हालत में युति जो महायुति है, महायुति के नेता हो, उपनेता हो या कार्यकर्ता हो, उसमें एक अच्छा समन्वय होना चाहिए, वैचारिक दूरी नहीं होनी चाहिए। उसकी पूरी प्रिकॉशन माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब हमेशा लेते हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले कारपोरेशन, मुंबई कारपोरेशन इलेक्शन हुआ, थाना कारपोरेशन इलेक्शन हुआ और अन्य जगह पे जितने भी इलेक्शन हुए वो सारे इलेक्शन में शिवसेना, भाजपा और रिपाई युति के माध्यम से जब चुनाव लड़े गए और सामने कांग्रेस और राष्ट्रवादी का उनकी आगाड़ी होने के बावजूद भी उनके पास पैसा बहुत है, सत्ता है, शासन है, एक जबरदस्त ताकत उनके पास है, पैसे की आर्थिक नीति, आर्थिक शासन उनके पास है। इसके बावजूद भी शिवसेना, बीजेपी और आरपीआई महायुति के कार्यकर्ता जब एक साथ लड़े और नेता ने एक साथ मिलकर उनको जब मार्गदर्शन किया तो मुंबई से भी शिवसेना, बीजेपी को हटाने के लिए सारे कांग्रेस ने अपनी ताकत रास्ते पे उतराई थी। दिल्ली से गली तक जितने भी उनके नेतागण हैं वो सारे मुंबई में आके बैठे थे। शिवसेना के खिलाफ उन्होंने बहुत अपप्रचार किया था, भ्रष्टाचार का आरोप किया था। अन्य बहुत ऐसे विधानमंडल में हम इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे। सीएम उसके पहले अशोकराव चौहान जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी डिक्लेयर किया था, अब भी के सीएम है उन्होंने भी डिक्लेयर किया था। कई मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के आरोप शिवसेना के बीजेपी के ऊपर लगाए, लेकिन आज तक एक भी आरोप वो प्रूव नहीं कर सके, आज तक एक भी आरोप साबित नहीं कर सके। यानी अगर आघाड़ी सरकार के मंत्रियों के ऊपर जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप हुए हैं और जिस तरीके से उनके खिलाफ एक कमीशन अपॉइंट किया गया और उन्होंने प्रूव करके दिया कि 70,000 करोड़ का सिंचन का घोटाला हो चुका है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में जो शासन करने वाले शिवसेना भाजपा के लोग हैं, सिर्फ पेपर में बयान आया, लेकिन आज तक एक भी आरोप या भ्रष्टाचार का एक भी ऐसा पुरावा सामने लाने के लिए वो असफल हुए, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में काम करते वक्त स्वच्छ प्रशासन और पारदर्शी प्रशासन देने का जिम्मेदारी माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो ली वो निभाते हैं। इसके लिए शायद कांग्रेस और राष्ट्रवादी आघाड़ी सरकार कितने भी शिवसेना के या भाजपा के खिलाफ खड़े हो, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में जैसा काम करते वैसे ही काम करने की एक इच्छा, महाराष्ट्र में काम करने की इच्छा माननीय दोनों पक्ष के नेता लोगों ने की है, वो सफल होने की हम एक आशा देख रहे हैं। इससे एक अपने ही पार्टी से निकला हुआ अंग वो भी काफ़ी नुकसान दे रहा, बड़ी चर्चा रही कि उसे भी शामिल किया जाएगा, महायुति में आएगा। आठवले साहब पहले से ही हैं, तो एक जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शासनकाल को लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई, उन्होंने इतने बेहतर काम नहीं किए कि बेहतर काम के ऊपर, लेकिन पर्याय नहीं इसलिए लोग उस तरफ जाते हैं। एक पर्याय देने की कोशिश थी, तो उसमें कहीं अड़चने आई? एक आपने बताया वो सही है कि आज के भ्रष्टाचारी शासनकर्ता के बारे में आम जनता के प्रति दिल में बहुत नाराज है। और महंगाई इतनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार इतना बड़ा है और लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है, जो पढ़े लिखे उनको नौकरी नहीं है, रोजगार की संधि नहीं है और सारे बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे, सारे अत्याचार, अनाचार तो इतनी जबरदस्त सीमा तक जाके पहुंचा है कि उनसे छुटकारा पाने के लिए इस महाराष्ट्र की जनता कोई ना कोई देख रहा है। लेकिन एक सही है, जैसे आपने बताया कि उनकी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के खिलाफ एक मजबूत आधार जो जनता को चाहिए, पर्याय जो देना चाहिए,
वो आज के वक्त में शिवसेना और भाजपा रिपाई के युति के माध्यम से लोगों को पर्याय दिख रहा है। पिछले भी जो ग्राम पंचायत के चुनाव हो, जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव में तो अभी इतनी यानी वोटों का बाजार लगाने के लिए उन्होंने आज के शासन ने चालू किया, लेकिन तो भी आम जनता ने जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां शिवसेना भाजपा का पर्याय को स्वीकार किया है। और इसीलिए जनता की जो मांग है कि इस भ्रष्टाचार राज्यकर्ताओं के खिलाफ एक मजबूत पर्याय देने की जिम्मेदारी शिवसेना और भाजपा के लोगों ने निभानी चाहिए, वो जनता की मांग पूरी करने के लिए शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे कोशिश कर रहे हैं और भाजपा और रिपाई के नेतागण है वो भी उन्हें साथ दे रहे हैं। तो ये कितना असर पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर सारे विरोधी एक तरफ हो जाए तो ये तो तय है कि इस सरकार का जाना तय है, लेकिन सारे एक प्लेटफॉर्म पर आते नहीं, अपनी अपनी मजबूरियां, अपनी अपनी एक सीमाएं होंगी, तो ये एमएनएस फैक्टर भी काम करता है। तो ये कितना नुकसानदेह होगा, कितना फायदेमंद होगा, और उसके लिए शिवसेना की क्या नीति होगी? पिछले इलेक्शन जब हुआ, पिछले वक्त जो चुनाव हुआ विधानसभा का या लोकसभा में, खास करके मुंबई अगर देखें तो मनसे ने अपने उम्मीदवार खड़ा करने की वजह से शिवसेना भाजपा युति को नुकसान पहुंचा है। लेकिन आज के वक्त में लोगों के सामने पिक्चर तो साफ हो रहा है कि सारे विरोधी पक्ष ने एक साथ आकर लड़ना चाहिए ताकि इस भ्रष्टाचारी शासन को वो लोग कुर्सी से हटा दें। शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने इसके पहले शिवसेना का जो विचार है वो सामने लाया है। सारे विपक्ष को लेकर एक साथ चलने की तैयारी शिवसेना की है, ये उन्होंने जाहिर तो कर दी है। इस शिवसेना पक्ष प्रमुख के जो आह्वान है, उन्होंने जो एक अपना विचार रखा है, उसको समर्थन देने की जिम्मेदारी अन्य विपक्ष दलों की है। वो उनके ऊपर है कितना दे या न दे। देते हैं तो अच्छा है, लेकिन नहीं देते तो भी लोगों ने सोचना चाहिए कि जिस तरीके से कांग्रेस या राष्ट्रवादी के भ्रष्टाचारों के खिलाफ लड़ने में शिवसेना भाजपा रिपाई युति कैसी लड़ रही है और अन्य विरोधी पक्ष कैसे लड़ रहे हैं, ये लोग जानते हैं। और दुर्भाग्य से इस बार अगर सारे विपक्ष एक साथ आकर नहीं लड़े तो जनता को पता चलेगा कि कांग्रेस ने संभाले हुए विपक्षी कौन है और कांग्रेस के असलियत से खिलाफ लड़ने वाले और आम जनता को साथ देने वाले कौन है, ये जनता जानती है। ये जनता में इस बात को ले जाना भी उतना ही जरूरी होगा। तो कितना ले जा पा रही है शिवसेना? डेफिनेटली उतना जाएगी कि उसमें शिवसेना का जो संगठन है, मुंबई से ग्रामीण स्तर तक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, आरपीआई का संगठन है, हमारे पार्टी के जो जितने भी पदाधिकारी है, पदाधिकारियों के माध्यम से भी लोगों के तक ये असली जानकारी पहुंचने का काम हम लोग तो करते ही है। और वर्तमान पत्र है, आपके जैसे चैनल है, वो असलियत जो है समाज की और आज के राजनीति की, वो भी जनता के सामने लाने का जो काम करते हैं, तो जनता पूरी जानकारी ले रही है। उद्धव साहब की कार्यशैली को लेकर भी अक्सर देखिए, महाराष्ट्र से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र दिल्ली तक जब उद्धव साहब की बैठकें हुई, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए, उनकी एक शख्सियत लोगों को आकर्षित जरूर करती है, पर उनकी कार्यशैली को लेकर जब भीतर के लोग ही सवाल उठाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप जैसे जो पुराने शिवसैनिक हैं, जिन्होंने सब कुछ अपना दांव पर लगाया हुआ है शिवसेना के लिए, तो वो उनकी शैली को लेकर जब सवालात उठते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप लोग? क्या बदलाव की ज़रूरत है या उद्धव साहब की बिल्कुल वही सौम्य लेकिन ठोस जो उनकी शैली है उसे कायम रखना ज़रूरी है? एक है उसमें, जैसे बाला साहब थे, बाला साहब ने भी लोगों को कहा था कि मैं मेरे चेहरे के ऊपर नकली कुछ मेकअप करके लोगों के सामने आने वाला नहीं है, जैसा मैं हूँ वैसा मैं लोगों के सामने जाना चाहता हूँ। लोगों ने सोचना चाहिए, कैसा स्वीकार करना चाहिए। माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने भी वैसा रखा है, जैसा है वो लोगों के सामने आने की वो आए हैं। और लोगों ने देखा है कि ये जो नेता है, ये नेता नहीं है, ये असली जनता की या आम जनता की एक मित्र के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं।
शेतकरी संवाद दौरे के माध्यम से जब हम लोग गांव-गांव में घूम रहे थे, माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब भी गांव तक यानी गांव के आखिरी घर तक जब घूम रहे थे और लोगों के बीच में जाकर जब बैठते थे तब लोगों को एक अलग लगता था कि अपना जो कोई है, अपनापन जो उनके दिल में एक जाग उठा था और अपनेपन से वो माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब की तरफ वो देख रहे थे। तो लोगों को फंसाने के लिए कुछ मेकअप करके जाना, लोगों को लुबाड़ने के लिए कुछ और उनको बहाना बना के लोगों को कुछ गुमराह करना, ये गंदी राजनीति बाला साहब ने की नहीं और आज भी उद्धव साहब नहीं कर रहे। तो उद्धव साहब ने जैसा है वैसा लोगों के सामने जाने का उनका जो प्रयास है वो लोगों ने स्वीकार किया है और लोगों को मालूम है एक राजकारण करते हुए भी एक इंसानियत को संभालने वाला नेता यानी माननीय उद्धव जी ठाकरे, ऐसा लोग उनको जानते। तो मुझे नहीं लगता है उन्होंने और कुछ करना चाहिए। और उनके मुंह से जब बातें निकलती है, उद्धव जी ठाकरे साहब जब स्पीच देने लगते हैं या लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो कार्यकर्ता के रूप में या आम जनता को जो समस्या सहन करनी पड़ती है वो समस्या या कार्यकर्ता का जो दुख है वो उनके विचार से बाहर निकलते हैं, वही सही है, बाकी और क्या चाहिए। जी, आदित्य ठाकरे के रूप में एक चेहरा सामने आया है जो युवाओं में खासकर स्टूडेंट्स में काफ़ी लोकप्रिय है। कुछ चीज़ें वो अपनी एक नई दिशा भी देने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले दिनों 24/7 ओपन रखने चाहिए, ये इस तरीके की सोच यानी युवा वर्ग पर भी उनकी नज़र होती है। तो उसका कितना लाभ मिलेगा अगर इसे राजनीतिक रूप से देखा जाए तो? डेफिनेटली आज के मुंबई के साथ पूरे महाराष्ट्र में जितने भी नौजवान हैं वो आदित्य जी ठाकरे के तरफ एक आकर्षित हो रहे हैं। एक बड़ी उसका परिणाम भी अच्छा हो रहा है कि हजारों की संख्या में बड़ी ताकत से बड़ी एक संख्या से आदित्य जी के नेतृत्व का स्वीकार आज के नव जवान ने किया है, नव युवकों ने किया है और महाराष्ट्र की ये जो नौजवान पीढ़ी जो है उन्होंने आदित्य ठाकरे जी का नेतृत्व स्वीकार लिया है। उसमें भी यही है कि उन्होंने भी कुछ दुनिया झुकती है लेकिन झुकाने वाला चाहिए ऐसा कुछ उनके पास नहीं है। जो जो उनके पास आया है, जो जैसा उनका चेहरा है वैसा लेकर वो नवयुवकों के पास गए, वैसा लेकर वो ये नौजवान जो जनरेशन है उनके पास गए और एक नया अट्रैक्शन उनके माध्यम से जो चालू है। तो सिर्फ अट्रैक्शन है, मैं वो जब जहाँ जा रहे वहाँ सारे लोग इकट्ठा हो रहे, इसके ऊपर वो समाधान नहीं है। जिस विश्वास से ये नौजवान उनके तरफ आकर्षित हो रहे, उनके लिए जो भी करना चाहिए वो करने के लिए माननीय आदित्य ठाकरे प्रयास कर रहे और उसमें वो सफल भी हो रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है। तो ये बहुत जल्द जिस तरह के घटनाएं होते जा रही हैं, बहुत जल्द चुनाव की आचार संहिता भी लग सकती है, लोकसभा के चुनाव आ भी गए हैं, तो कितनी तैयार पाती है शिवसेना मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर, अपने नेताओं के नाराज़गी को लेकर, अपने जो उनकी बैकबोन है जो नेता, उनकी मजबूती को लेकर कितनी तैयार है शिवसेना के अगर चुनाव होते हैं तो वो पूरी अपनी ताकत झोंकने को तैयार है और उसे कुछ बेहतर नतीजे की उम्मीद है, ऐसा? बेहतर नतीजे की उम्मीद लेकर शिवसेना भाजपा रिपाई काम करने के लिए उन्होंने चालू किए और सारे शिवसेना की जितनी भी टीम है पूरी उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में काम करने वाले हम सारे वो टीम के जो घटक है ये सारे लोग एक साथ मिलकर एक साथ हाथ में हाथ लगा देकर हम लोग पूरे महाराष्ट्र में काम करने के लिए तैयार हुए हैं। चुनाव कभी भी आने दो, आज आने दो या 4 महीने भी आने, 4 महीने के बाद भी आने दो या राइट टाइम पे आने दो, लेकिन इस बार सद्भाग्य से केंद्र में मोदी साहब के नेतृत्व में एक परिवर्तन करने की एक जबरदस्त एक लहर तैयार हुई है और आम जनता को एक आधार चाहिए था केंद्र में, दिल्ली में, वो मोदी साहब के रूप में मिल रहे। तो उसके साथ साथ लोग जिस तरीके से अभी चल रहे, लोगों ने जिस तरीके से एक निश्चय किया है कि कोई भी हालत में अभी परिवर्तन करेंगे या नहीं करेंगे, ये लोगों की जो इच्छा है वो इच्छा पूरी करने की जबरदस्त महत्वाकांक्षा एक शिवसेना के पक्ष प्रमुख ने, शिवसेना के परिवार ने रखे है और पूरे महाराष्ट्र में हम सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता लोगों तक, गांव तक और शहर तक जाकर संगठनात्मक काम करते हैं
और एक सामाजिक जो समस्या है उसके बारे में लोगों को जानकारी देते और पूरी ताकत से एक जबरदस्त एक ताकत तैयार करने की एक कसम हम महायुति के लोगों ने खाई है और उसमें हम लोग सफल होंगे। शिवसेना की नीतियां, शिवसेना के तरीके समय समय पर उसमें सुधार भी होता रहा है, थोड़ा सा उसमें आक्रामकता भी रही है। जैसे एक मराठी अस्मिता की बात हो तो सबसे पहले उस पर काम करने का श्रेय शिवसेना को जाता है। जब पूरे देश में हिंदुत्व की बात चल रही थी, अगर उससे एकात्म मानवतावाद और गांधीवाद की तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी का झुकाव हुआ, उन्होंने कुछ सोचकर किया, लेकिन शिवसेना अपने हिंदुत्ववाद पर भी कायम रही। और इसी बीच उद्धव साहब की एक संकल्पना रही मी मुंबईकर, जिसमें मुंबई के हर समाज के हर तबके के लोग वो अपने आप को महसूस करें कि मी मुंबईकर। ये तीनों भूमिकाएं संदेश भले अलग अलग देती हो, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना की इसमें एक ठोस भूमिका रही है। तो वो कैसे समाहित करेंगे कि उसमें आपकी मराठी अस्मिता की भी बात हो, उसमें आपका जो हिंदुत्व की राजनीति है उस पर भी कहीं आँच ना है, और मी मुंबईकर जिसमें तमाम धर्म प्रांत संप्रदाय के लोग जुड़कर काम कर सके, वो सारी चीजें कैसे समाहित कर पाएगी शिवसेना? शिवसेना का जो मूल मंत्र है महाराष्ट्र और मराठी की रक्षा करना, इससे शिवसेना कभी भी दूर गई नहीं है और जाने वाली नहीं है। लेकिन साथ साथ में जब हिंदुस्तान की जब बात आती है तो हिंदुत्व का स्वीकार माननीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर एक अपना जजमेंट दिया था कि हिंदुत्व यही एक राष्ट्रीयत्व, हिंदुत्व का जो स्वीकार किया तो उसमें एक संकुचितवाद नहीं था। जो जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो जो हिंदुस्तान के ऊपर प्यार करते हैं, वो सारे हिंदुस्तानी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, लेकिन वो हिंदुस्तानी है। ये इतनी साफ भूमिका शिवसेना प्रमुख ने लिया था जी। उसके बाद मराठी का तो बार बार उन्होंने बताया, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन आज भी हम मराठी को छोड़कर हम नहीं कहाँ भी नहीं जा सकते। हमेशा उन्होंने कहा है कि मराठी हमारा श्वास है और हिंदुत्व हमारा आत्मा है, ये हमेशा उन्होंने बताया। लेकिन जब मी मुंबईकर की जब बात आई तो इस मुंबई की बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई एक सीमा रेखा और उसके माध्यम से आने वाली कई समस्या के ऊपर अगर आप देखें तो मुंबई में रहने वाले हर एक मुंबईकर लोगों ने, उनके दिल में ऐसा होना चाहिए, हम मुंबई में सिर्फ कमाने के लिए नहीं आते हैं, मुंबई में सिर्फ हम गंदगी करने के लिए नहीं आते। तो मुंबई में रहकर मेरा अगर परिवार चलाने के लिए मुझे अगर 4 पैसे मिलते तो मुंबई की रक्षा करना और मुंबई को साफ सुथरा रखना ये मेरा कर्तव्य, ये समझकर हर एक मुंबई वासियों ने मुंबई की तरफ देखना चाहिए। और इसके लिए मुंबई के प्रति हर एक रहने वाले में एक अलग भावना निर्माण होनी चाहिए, अपनेपन की भावना निर्माण होनी चाहिए। इसीलिए माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने मी मुंबईकर का ऐलान जो किया था, आज आर पाटिल जो है इस महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उन्होंने भी कहा है कि मुंबई को अगर रखना होगा भविष्य में तो मुंबई के बाहर से लोग जो आते हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लाना पड़ेगा। मुंबई में जो भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में सोचना होगा। मुंबई का जो बढ़ती हुई आबादी है उसको रोकना पड़ेगा और मुंबई तो ही मुंबई बचेगी। आज ये महाराष्ट्र का शासन बोल रहा है, लेकिन 10 बरस के पहले माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने बताया, तब दुर्भाग्य से कई लोगों ने उसके ऊपर टीका टिप्पणी की। लेकिन आज सब जानते हैं कि मुंबई की स्वरूप क्या है, मुंबई का क्या भविष्य में होने वाला है। सारे जो लोग जानते हैं उनको ऐसा लगता है कि मुंबई को संभालने का काम सारे मुंबई वासियों ने करना चाहिए और इसके लिए मी मुंबईकर ये संकल्पना है, आज भी उतनी ही ताकत से जो लोगों तक पहुंचने की जिम्मेदारी है और उसको करनी पड़ेगी। कुछ चीजें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता कहें तो वो एक राजनीतिक बयान है, और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति से कोई बयान आए तो वो आक्रामकता है और विरोध करने वाली है और समुदायों में भेद करने वाली है। ऐसी भूमिका कैसे निर्माण हो जाती है? ये आज के मुंबई में यार, मुंबई या महाराष्ट्र हिंदुस्तान में राजनीति करने वाले जो कांग्रेस शासन है उनके राजनीति का काम है, वो वोटों के ऊपर देकर राजनीति। ये तुष्टीकरण कब तक चलेगा? ये होना ही नहीं चाहिए। जैसा अभी आर पाटिल साहब का जो बयान है वो अगर पढ़े
तो आपको पूरी जानकारी हो सकती है कि आज शासनकर्ता के जो असलियत से, दिल से, साफ दृष्टि से जो शासन करते हैं उनको मालूम हो रहा है कि क्या करना चाहिए। लेकिन सिर्फ वोटों की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, सिर्फ वोट पाकर कुर्सी कमाने का, कुर्सी के ऊपर बैठने का, वो कुछ भी हो, ये साफ दृष्टि से लोगों के तरफ देखने वाले नहीं। और शिवसेना के तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कितने भी अच्छी कुछ प्रोग्राम हो, अच्छे प्रोजेक्ट हो, वो उसको अपोज ही करने वाले हैं। ये अच्छा नहीं है। आज मुंबई के साथ पूरे महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान को जिस तरीके से आतंकवादियों के माध्यम से खतरा हो रहा है, महाराष्ट्र में या अन्य इसमें जो कुछ अलग अलग नक्सलिस्ट है या माओवादी है या अन्य लोग हैं जिस तरह से इसे आंदोलन कर रहे हैं, इनके और ये सारे जिस तरह इनके माध्यम से जिस तरह से समस्या तैयार हुई है, उस समस्या से दूर करके लोगों को शांति से जीवन देने का जिम्मेदारी है शासन के लोगों की है। इसके लिए उन्होंने एक अलग दृष्टि रखकर विरोधी पार्टी में काम करने वाले लोगों की तरफ देखने की जरूरत है। अभी आने वाले चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा हो, भीतर का आतंकवाद हो, कानून व्यवस्था हो, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार है, किसानों की आत्महत्याएं हैं, नेताओं के भ्रष्टाचार हैं, ये काफ़ी मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे या फिर भावुक मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने का प्लान है? नहीं, ये एक बात है कि आज के जो विकास के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है और आम जनता को जिस तरीके से परेशानी सहन करनी पड़ रही है, कहाँ भी, यानी मुंबई में कल भी एक सामूहिक बलात्कार हुआ, इतना होने के बाद भी, तो उसे सामूहिक बलात्कार होने के बाद भी महाराष्ट्र के जो मंत्री है माननीय अजित पवार साहब, उन्होंने तो और भी बताया कि अभी जो बलात्कार करने वाले को कैसी सजा होनी चाहिए, वो अपने बयान में उन्होंने दे चुके हैं। तो ये सारे मुद्दे लेकर सिर्फ भावुक की मुद्दा ही नहीं है। आज की जिस तरीके से राजनीति करने वाले लोगों ने जिस तरीके से लोगों का जीवन उद्ध्वस्त करने का काम किया है, वो मुद्दा हमारा मेन है, मुख्य मुद्दा वो रहेगा और उनसे छुटकारा पाना है। तो उसमें आज के राजनीति में परिवर्तन करने की जरूरत है और परिवर्तन करने के लिए जब लोग जाएंगे, तब आज के भ्रष्टाचारी राज्यकर्ता के खिलाफ एक शिवसेना भाजपा के महायुति जो है और केंद्र में नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी साहब है, इनका नेतृत्व का स्वीकार करना चाहिए। ये मुद्दा लेकर हम लोग लोगों के सामने जाएंगे। राव साहब, आप आए, अपने बहुत सारी बातों पर, अपने शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति पर और आरपीआई की युति पर बहुत सारी बातें रखी, बहुत सारी बातें अधूरी हैं। जरूर इस विषय पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ विनायक राव, शिवसेना के सचिव हैं और विधायक हैं। आने वाले चुनाव में न सिर्फ भावुक मुद्दे बल्कि सरकार की नाकामियों को लेकर भी जाने की तैयारी शिवसेना के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई गठबंधन की होगी, ये ऐसा स्पष्ट किया है। देखते हैं आने वाले चुनाव की सरगर्मियों के बीच किस तरह राजनीति करवट लेती है और क्या गुल खिलाती है। फेस टू फेस में विनायक राव साहब के साथ आज इतना ही। इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़।